So this is your next video of human health and disease, and here we are talking about some other diseases. In the last class we talked about bacterial, viral and fungal diseases, is not it? Today we will talk about the remaining two, that is we will talk about the Helminth disease, and therefore we are going to move towards the main part of the diseases where we need to discuss about the life cycle of malarial parasite. That is the diseases which is caused by protozoa. Okay, so first we will finish up the diseases which is caused by Helminth, and जो मेरे साई विकास के स्टूडेंट्स हैं, मैंने तुम लोगों को हेलमिंथ्स के बारे में काफी पढ़ाया है जब मैंने एनिमल किंगडम तुम लोगों को क्लास में करवाया था. तो मैंने लाइफ साइकिल ऑफ फिशुला हेपाटिका पढ़ाया, लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सोलियम पढ़ाया. तो यहाँ पे हम लोग को वही सब मिलने वाला है हेलमिंथ के डिजीज में, है ना. टीनिया सिस मिलेगा, दैट इज टीनिया सोलियम हमारे बॉडी में क्या करता है. फिर मैंने तुम लोग को पिनवॉर्म वगैरह के बारे में भी थोड़ा बहुत बोला होगा, वो सब ही यहाँ पे मिलेगा अंडर दिस कॉलम. ठीक है, तो पहला जो हम लोग को मिल रहा है दैट इज एस्कारियासिस विच इज कॉज्ड बाय एस्कारिस. एंड एस्कारिस का मैंने पूरा लाइफ साइकिल तुम लोग को कराया है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा एस्कारिस के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. जो सिर्फ बेसिक है इस चैप्टर का वही मैंने लिखा है. अगर तुम लोग को थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ना है तो यू कैन गो बैक टू दैट एनिमल किंगडम थिंग एंड वहां से यू कैन स्टडी. ओके, सो एस्कारियासिस इट इज कॉज्ड बाय दिस पर्टिकुलर एनिमल एस्कारिस लुब्रिकॉइड्स. It is an endoparasite present in the small intestine of human being. पूरा लाइफ साइकिल पढ़ा है हम लोगों ने, इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. Other than human being, some ascaris are also found to infect pig and cattle. There is no secondary host क्योंकि ascaris is monogenetic. उसका only host is human and human के fecal matter के थ्रू उसका लाइफ साइकिल घूमते रहता है. तो मैंने वहाँ पे जब पढ़ाया था तब मैंने बोला था कि अगर हम लोग ओपन में डिफिकेशन करना बंद कर दें तो अंडर दैट सर्कमस्टेंसेस ये डिजीजेस एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलेगा ही नहीं. So secondary host in the life cycle of this parasite, it is common in children, causes क्यों? क्योंकि children लोग हाइजीन मेंटेन करना नहीं चाहते. सोयल में कुछ गिरा वहां से उठा के खा लिया. एंड एस्कारिस का जो एग्स है वो तो सोयल में ही रहता है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है लाइफ साइकिल में, है ना. तो सोयल से उठा के वो खा लिया तो उसके बॉडी में वो पर्टिकुलर एग चला गया और एग जाके वो एग हैच करके एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, और बच्चों में इट कॉजेस मेंटल इफिशिएंसी, बॉडी ग्रोथ इज एडवर्सली अफेक्टेड. ठीक है, मेंटल इफिशिएंसी एंड बॉडी ग्रोथ को एडवर्सली अफेक्ट करता है. क्यों? क्योंकि बच्चों को ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, बच्चों का मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा होता है. तो अगर बच्चे को ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए तो बच्चा हमारे कंपैरिजन में मोर टाइम्स खाना खाएगा एंड उसके बॉडी में बहुत गुना ज्यादा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का फिनोमिनन भी हम लोग को देखने को मिलेगा. एक बेबी जो है वो बेबी क्या करता है, दिन में 6 बार 8 बार खाना खाता है. आज अगर हम लोग दिन में 6 बार 8 बार खाना खाने लगे, हम लोग का हालत क्या हो जाएगा? वी ऑल विल बिकम क्रॉस मोर देन 100 kgs, है ना, इन अ वेरी लेस पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, तो बच्चा खा के भी बच्चा इतना मोटा नहीं होता है. क्यों? क्योंकि बच्चा का मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है, बच्चा का सेल बहुत ज्यादा खाना खाता है. बच्चे के बॉडी में थायरोक्सिन का अमाउंट हमारे कंपेरिजन में बहुत ज्यादा है, तो थायरोक्सिन सेल को ज्यादा खाना खिलवाता है. बच्चे का मेटाबॉलिज्म बहुत हाई है. ठीक है, तो अगर ये एस्कारिस का एडल्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में रहेगा तो बच्चा का आधा खाना क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में एस्कारिस ही खा लेगा. तो बच्चे का आधा खाना एस्कारिस स्मॉल इंटेस्टाइन में खा लेगा. सो अंडर दैट सर्कमस्टेंसेस बच्चे को जब प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो मेंटल इफिशिएंसी अच्छे से नहीं होगा, बॉडी ग्रोथ अच्छे से नहीं होगा. दीज आर द प्रॉब्लम दैट द चिल्ड्रन डू फेस. दिस डिजीज कैन बी ट्रीटेड बाय, दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव नॉट गिवन इन दैट एनिमल किंगडम पोर्शन. From here you will have to note it down and you will have to remember it properly, that what are the drugs which we can take in order to prevent ourselves or to cure ourselves from ascariasis or to eliminate the ascaris from our body. What are the medicines? These are the medicines by administering anti-helminthic drugs. Anti-helminthic drugs क्या? Chenopodium oil, Elcopar, Bandex, Deworming Gentle. These are the name of different medicines which are used generally in order to eliminate any kind of worms, let it be a flatworm or roundworm from our body. These are the drugs which are being used, and I am not going into the proper detailing of ascaris because I have already explained about ascaris in class 11 when I discussed the life cycle of ascaris, roundworm और phylum Esculmins. जब मैंने डिस्कस किया था तब ये पढ़ाया था. ठीक है, तो अब ये नोट बना लो. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पोर्शन. So this is your next disease. I would have discussed the life cycle of Wuchereria bancrofti, but now I am not discussing because we are running out of time. तुम लोग का अगले आने वाला संडे को जो एग्जाम डाला है उस एग्जाम में एक्वायर्ड इम्यूनिटी तक सिलेबस दे दिया है.
तो आई डोंट नो हाउ मच आई विल बी एबल टू कीप अप विद द सिलेबस, एंड सिलेबस के चक्कर में आई कांट गो टू द डिटेलिंग. दिस हैज बीन द लाइक आफ्टर आई हैव जॉइंड, दिस हैज बीन द मोस्ट observed, yeah, most disturbing scenario for me, but it's okay, we will have to move according to the course. So under that circumstances I am skipping the portion of life cycle of Wuchereria bancrofti, and I am going to talk only about the basic characters of elephantiasis. I am not going to go into the life cycle. Life cycle में जाता तो तुम लोग को better connect होता है कि कैसे होता है elephantiasis, but अभी मैं एक rough outlook एक तुम लोग को दे दूंगा, ठीक है. एलिफेंटियासिस में इट इज कॉज्ड बाय उचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी और उचेरिया मेलेई, ठीक है. दीज आर द टू डिफरेंट स्पीशीज व्हिच कैन कॉज एलिफेंटियासिस इन द बॉडी ऑफ अ ह्यूमन. द एडल्ट मेल एंड फीमेल कैसे होता है एलिफेंटियासिस, ठीक है ना. एलिफेंटियासिस में जनरली ऑर्गन्स का स्वेलिंग होता है, तो वो ऑर्गन का स्वेलिंग क्यों होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडल्ट मेल एंड फीमेल worms, filarial worms lives in the lymphatic vessels of the human. इसको थोड़ा सा लिम्फ के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा. हमको पता है कि एवरी टाइम हमारा जो ब्लड है, एवरी टाइम हमारा जो ब्लड है वो ब्लड जब भी वो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू जब भी हमारा ब्लड मूव करेगा या कैपिलरी के थ्रू मूव करेगा, हमको पता है आवर कैपिलरी इज लाइंड बाय व्हाट, आवर कैपिलरीज आर लाइंड बाय, या कैपिलरी जो है इट इज लाइंड बाय एंडोथेलियम. एंडोथेलियम इज मेड अप ऑफ स्क्वामोस इपिथेलियम. स्क्वामोस सेल्स के बीच में गैप होता है, ये मैंने तुम लोग को पहले भी पढ़ाया है. इस तरीके का गैप होगा माने पोर्स प्रेजेंट होगा. तो जब भी ब्लड किसी भी कैपिलरी के थ्रू मूव करेगा तो उस ब्लड का कुछ कंटेंट इन होल के थ्रू निकल के आएगा, और निकल के कहाँ आएगा, ये एक सेल हुआ, ये एक सेल हुआ, दो सेल के बीच का जो स्पेस है उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, सेलुलर इंटरस्टिशियम, टिश्यू स्पेसेस, मेडुलरी इंटरस्टिशियम. दीज आर द नेम ऑफ दिस स्पेस व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन टू सेल. यहाँ से कुछ फ्लूइड निकल के आएगा, वो फ्लूइड को हम लोग क्या बुलाते हैं, उस फ्लूइड को हम लोग बुलाते हैं टिश्यू फ्लूइड, जो एक कलरलेस फ्लूइड होता है, क्योंकि इन गैप्स के थ्रू बड़ा बड़ा प्रोटीन, आरबीसी, प्लेटलेट, ये सब नहीं निकल सकता है. तो आरबीसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द रेड कलरेशन टू द ब्लड. अगर आरबीसी नहीं निकलेगा तो टिश्यू फ्लूइड का कलर क्या होगा, कलरलेस होगा, प्लाज्मा के जैसा होगा. और ये टिश्यू फ्लूइड सेल के साथ नेसेसरी एक्सचेंज करेगा, ऑक्सीजन देगा, सेल से क्या लेगा, CO2 लेगा. ये टिश्यू फ्लूइड सेल को क्या देगा, न्यूट्रिएंट, सेल से क्या लेगा, मेटाबॉलिक वेस्ट. और लेने के बाद ये टिश्यू फ्लूइड वापस ब्लड में कैसे जाएगा, ये टिश्यू फ्लूइड ब्लड से फॉर्म हुआ, इसको वापस तो ब्लड में जाना पड़ेगा, कैसे जाएगा, यहाँ पे आता है लिम्फेटिक सिस्टम. लिम्फेटिक कैपिलरीज इस टिश्यू फ्लूइड को कलेक्ट करेगा, लिम्फेटिक वेसल से लिम्फेटिक नोड्स ये सब पढ़ाया है, लिम्फेटिक डक्ट से वेन, ठीक है, वेन में चला जाएगा. तो इस पाथवे को घूमते हुए जाएगा, लिम्फेटिक कैपिलरीज में घुसेगा, वहां से लिम्फेटिक वेसल, लिम्फेटिक डक्ट, ब्लड वेसल, है ना. तो ये जो पाथवे है, लिम्फेटिक जो पाथवे है, कैपिलरीज, वेसल, लिम्फेटिक कैपिलरी, लिम्फेटिक वेसल, लिम्फेटिक डक्ट, एंड देन अगेन बैक टू द ब्लड. तो ये जो पाथवे है, इस पाथवे में ये जो वर्म है, ये वर्म इस पाथवे में ही अपना ग्रोथ करता है, और ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ वो क्या करेगा, इस पाथवे को ब्लॉक कर देगा. तो इस ब्लॉकेज के कारण क्या होगा, जैसे कि ये जो टिश्यू फ्लूइड है, ये टिश्यू फ्लूइड वापस लिम्फेटिक कैपिलरीज में घुसेगा, लिम्फेटिक कैपिलरीज ऐसे जाता है, जाके लिम्फेटिक वेसल्स में कनेक्ट करता है, लिम्फेटिक वेसल जाके खुलता है लिम्फेटिक डक्ट, है ना, और लिम्फेटिक डक्ट के थ्रू वापस ये कहा आ जाता है, वापस ये ब्लड वेसल माने वापस ब्लड में आ जाएगा. तो ये हुआ, पकड़ लो, LC माने लिम्फेटिक कैपिलरी, ये टिश्यू फ्लूइड इसमें घुसेगा, घुस के इसमें आएगा, ये हो गया लिम्फेटिक वेसल LV, और ये जो दोनों है, ये दोनों है LD, लिम्फेटिक डक्ट, है ना. तो इस पाथवे के थ्रू ये टिश्यू फ्लूइड वापस ब्लड में आएगा. तो इसी पाथवे में कहीं पे ये जो फिलारियल वर्म है वो इसी पाथवे को ब्लॉक कर देगा. तो ब्लॉक करने की वजह से क्या हुआ, सपोज यहाँ पे बहुत सारा फिलारियल वर्म हो गया, उसने इस पाथवे को ब्लॉक कर दिया, तो क्या होगा, ब्लड एवरी टाइम कैपिलरी से जाएगा, उस ब्लड से तो टिश्यू फ्लूइड निकलेगा, लेकिन उस टिश्यू फ्लूइड को तो इस पाथवे के थ्रू वापस घूम के ब्लड में जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं जा पाएगा. वो क्या होगा, इस कैपिलरी के थ्रू ये टिश्यू फ्लूइड घुसेगा जरूर, लेकिन इस वेसल में वो अटक जाएगा, जिसकी वजह से वेसल क्या होगा, फूलने लगेगा. वेसल फूलने के बाद कैपिलरीज फूलने लगेगा, कैपिलरीज फूलने के बाद वो टिश्यू फ्लूइड क्या होगा, सेल के बीच का जो स्पेस है वहां रहने लगेगा, क्योंकि अंदर घुसने का जगह ही नहीं है, ये ब्लॉक है. तो यहाँ पे जब टिश्यू फ्लूइड का जमा होते रहेगा तो एक पर्टिकुलर टिश्यू क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, एक पर्टिकुलर ऑर्गन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, उसके वजह से एक ऑर्गन में स्वेलिंग होता है. तो वही यहाँ पे लिखा है, लिव्स इन द लिम्फेटिक वेसल ऑफ ह्यूमन एंड देयरफॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग द लिम्फेटिक पाथवे.
द लिम्फ स्टार्ट्स टू एक्यूमुलेट इनसाइड द लिम्फेटिक वेसल। देखो यहाँ पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा लिम्फेटिक वेसल में, ठीक है, क्योंकि ये टिश्यू फ्लूइड जो है, ये टिश्यू फ्लूइड अपना काम खत्म करके ये टिश्यू फ्लूइड को ऐसे आके यहाँ घुसना चाहिए, यहाँ से इस टिश्यू फ्लूइड को यहाँ, इसके थ्रू लिम्फेटिक डक्ट, उसके थ्रू वापस ब्लड वेसल। लेकिन अगर ये यहाँ पे एवरी टाइम ब्लड जाएगा, यहाँ से तो ये निकलेगा ही, क्योंकि ये पोर तो बंद नहीं होगा ना, तो एवरी टाइम जब टिश्यू फ्लूइड यहाँ पे निकलेगा वो अपना काम करके वो वापस ब्लड में जाना चाहेगा, उसके लिए ये पाथवे है। लेकिन ये लिम्फेटिक पाथवे में ये माइक्रोफिलरी बंद, गेट बंद करके रख दिया है, तो यहाँ से एवरी टाइम टिश्यू फ्लूइड निकलेगा, उसको इधर यहाँ पे रहना पड़ेगा या यहाँ पे रहना पड़ेगा, यहाँ पे रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे टिश्यू फ्लूइड जमा होगा तो ये बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे जमा होगा ये बड़ा होगा, यहाँ पे जमा होगा एक टिश्यू बड़ा हो जाएगा। टिश्यू बड़ा होगा माने ऑर्गेन बड़ा होगा, ऑर्गेन बड़ा होगा माने कोई एक पोर्शन में स्वेलिंग होगा। एज वेल एज इनसाइड द टिश्यू स्पेसेस, दैट इज सेलुलर इंटरस्टिशियम, दिस जगह का नाम, व्हिच लीड्स टू द स्वेलिंग ऑफ लेग्स, ग्रोइन, ग्रोइन माने जहाँ पे हमारा गोनेट्स है उस एरिया को ग्रोइन, आर्म, फूट, मेमी, मेमी माने ब्रिस्ट, ये सब जगह खुलने लगेगा, क्योंकि इन सब जगहों का लिम्फेटिक वेसल, टिश्यू स्पेसेस, वहां पे फ्लूइड एक्यूमुलेशन होना चालू हो जाएगा। यही है एलिफेंटियासिस, जिसके वजह से एक ऑर्गन बड़ा होता है, ठीक है। कैरियर क्यूलेक्स मॉस्किटो जो एक डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट है, ऑब्वियसली अगर कैरियर है इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है ये तो ह्यूमन को इन्फेक्ट कर रहा है, एज वेल एज इसका अगर कैरियर है तो उस कैरियर के अंदर भी तो वो क्या कर रहा है, कुछ एक लाइफ साइकिल कर रहा होगा। वो लाइफ साइकिल पढ़ाने से समझ में आता कि क्यूलेक्स का हमारे साथ क्या रिलेशन है, डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट का क्या रिलेशन है, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है तो आई एम नॉट डिस्कसिंग। तो कैरियर क्यूलेक्स मॉस्किटो, इससे समझ लो डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट है, एडल्ट जो है वो ह्यूमन में रहता है, तो ह्यूमन इज प्राइमरी होस्ट एंड क्यूलेक्स मॉस्किटो इज सेकेंडरी होस्ट, ठीक है। ड्रग ये है नाम, लेकिन ये जो ड्रग है इस ड्रग का देखो इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 1.5 ईयर, माने ये ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में आने से हमारा ऑर्गन स्वेलिंग होने तक मोटा मोटी 1 से 1.5 ईयर का टाइम ये लेगा। इस टाइम के अंदर अगर कुछ सिम्टम्स ये देता है, हेडेक ये वो, तब अगर तुम डिटेक्ट कर पाए कि बॉडी में ये पर्टिकुलर वॉर्म आया है एंड तुमने अगर ये ड्रग खा लिया तो ये पर्टिकुलर वॉर्म हमारे बॉडी से इराडिकेट हो जाएगा। लेकिन जनरली समझ में ही नहीं आता है कि ये हमारे बॉडी में कब आया और कब इसने इन्फेक्शन चालू किया। एक बार स्वेलिंग स्टार्ट हो जाए उसके बाद ये ड्रग इनइफेक्टिव है। स्वेलिंग स्टार्ट होने के बाद इस ड्रग से कोई काम नहीं होगा। स्वेलिंग स्टार्ट होने के बाद एक ऑर्गन का शेप बड़ा हो जाएगा, उस ऑर्गन को अगर ठीक करना है देन अ पर्सन मस्ट डू सर्जरी, अदर देन सर्जरी कोई उपाय नहीं है। एंड सर्जरी भी परमानेंट रिजल्ट जो देगा उसका भी बहुत डाउट है कि सर्जरी भी इस चीज को ठीक कर सकता है। तो एक बार स्वेलिंग स्टार्ट हो जाए तो रिवर्स आना बहुत मुश्किल है, रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर। लेकिन अगर इंसान अगर पहले ही ये कुछ सिम्टम्स समझ के अगर ये ड्रग खाना शुरू कर दे तो ये पहले अगर इसको इरेडिकेट कर दे तो ऑर्गन स्वेलिंग नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। सो दिस इज द लेक्चर ऑफ बुचेरेरिया बेनक्रॉफ्टी। आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द ब्लॉकिंग ऑफ लिम्फेटिक वेसल एंड स्वेलिंग ऑफ एन ऑर्गन। जिन्होंने ये समझा है टिश्यू फ्लूइड का चक्कर, या जिनका लिम्फ वाला सेक्शन क्लियर है, एवरी पोर्शन इज इंटर रिलेटेड, जिनका ये क्लियर है उनका ये समझने में मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। लाइफ साइकिल बाद में अगर टाइम मिलेगा तो बाद में मैं पढ़ाऊंगा, अभी ये नोट बना लो, ठीक है। दीज आर अदर 2 डिजीजेस। अभी ऐसे करके थोड़ा छोटा कुछ डिजीजेस है वो भी थोड़ा जानना है। टीनियासिस इज समथिंग जो हम लोगों ने डिस्कस किया है। आई थिंक लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सोलियम मैंने तुम लोग के साथ डिस्कस किया है, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ टीनिया सोलियम वगैरह मैंने डिस्कशन किया है, मुझे जितना तक याद है। सो अंडर दैट सर्कमस्टेंसेस मैं डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, लाइफ साइकिल तुम लोग वहां से पढ़ लेना। कॉज्ड बाय टीनिया सोलियम, टेपवर्म, पॉर्क टेपवर्म हम लोग बोलते हैं, क्योंकि प्रॉपर्ली अगर हम लोग पॉर्क जो है पिग फ्लैश उसको अगर कुक नहीं करके खाएंगे उसको हम लोग मिजली पॉर्क बुलाते हैं, MEASLY, मिजली पॉर्क। वो खाने से उससे हमारे बॉडी में टीनियासिस का प्रॉब्लम होता है। ये मैंने प्लेटीहेल्मिन्स में जब लाइफ साइकिल या टीनिया सोलियम के बारे में डिस्कशन किया था तब पढ़ाया था। प्राइमरी होस्ट ह्यूमन, इनफैक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। सेकेंडरी होस्ट पिग, लिव्स इन द मसल्स ऑफ पिग, इसलिए पिग के मसल से प्रॉपर कुक नहीं करके खाने से हमारे में आएगा। इसका जो ड्रग है जो इस चीज को ठीक कर सकता है वो है ये सब, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एंटीफेन, केमोक्विन, सब याद रखना है। नेक्स्ट है एनसाइक्लोस्टोमियासिस, जिसको हम लोग हुकवर्म भी बोलते हैं, एंड इसको मोस्ट डेंजरस राउंड वर्म इन मैन, या राउंड वर्म इन्फेक्शन कॉजिंग, मतलब राउंड वर्म जो ह्यूमन में इन्फेक्शन कॉज करता है उसमें सबसे डेंजरस ये है। क्यों? क्योंकि ये ग्रो करता है इन अनहाइजेनिक प्लेसेस, एंड अनहाइजेनिक प्लेसेस में अगर हम लोग बेयर फुट गए तो अनहाइजेनिक प्लेस से ये बोर करके हमारे स्किन के थ्रू हमारे
पैर का जो नीचे का हिस्सा है उसके थ्रू बोर करके ये हमारे बॉडी के अंदर आ सकता है। तो इसको कोई कैरियर नहीं चाहिए, इसको कोई फूड के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर नहीं जाना है, इसको सिर्फ हमारा स्किन का कांटेक्ट चाहिए। स्किन का कांटेक्ट हुआ, वो स्किन के थ्रू बोर करके बॉडी के अंदर आ जाएगा और हमारे मसल्स के थ्रू मूव करेगा, मूव करके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, जाके वहां पे हमारा पैरासिटिज्म करना शुरू करेगा। हम लोग जो खाना खुद के बॉडी के लिए खा रहे हैं उससे आधा से ज्यादा खाना वो खा लेगा। तो हम लोग खाना बहुत खाएंगे लेकिन बॉडी को न्यूट्रिशन मिलेगा कम, क्योंकि एब्जॉर्प्शन होगा कम। एब्जॉर्प्शन कम होगा तो बॉडी को कम मिलेगा, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रह के हमारा ही एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स खा लेता है आधे से ज्यादा। टीनिया सोलियम भी, एनसाइक्लोस्टोमा भी। तो ये दोनों अगर बॉडी में प्रेजेंट होगा तो तुमको बहुत भूख लगेगा, तुम खाओगे बहुत, लेकिन उस डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट का आधा ये लोग ही खा लेगा, आधा हमारा विलाई जो है लाइनिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन वो लोग एब्जॉर्ब करके बॉडी को देगा। तो बॉडी को जो खाना खा रहे हैं उससे जितना मिलना चाहिए उससे आधा मिलेगा, ठीक है। सो ये एक एंडोपेरासाइट है, लिव्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ मैन, जहां रह के खाना खाएगा। इट कॉजेस एक्यूट एनीमिया, फिजिकल एंड मेंटल एफिशिएंसी, रिटार्ड्स ग्रोथ इन चिल्ड्रन। हमारे बॉडी में रह के कुछ टॉक्सिन छोड़ता है जो आरबीसी के फॉर्मेशन में इंटरफेयर करता है, इसलिए एनीमिया हो सकता है। खाना हम लोग खुद के लिए जो खाते हैं उससे आधा ये खा लेता है, तो मेंटल एंड फिजिकल डिफिशिएंसी, मेंटली इतना साउंड नहीं होंगे, फिजिकली इतना ग्रोथ नहीं होगा। रिटार्ड्स ग्रोथ इन चिल्ड्रन में भी होता है, क्योंकि चिल्ड्रंस आर नॉट दैट हाइजेनिक, दे गो टू अनहाइजेनिक प्लेसेस बेयरफुट, तो इसलिए उनमें होने का चांसेस ज्यादा है बिकॉज ऑफ देयर इनसिंसियरिटी, ठीक है। तो इस तरीके का और भी एक दो है वो डिस्कस कर रहे हैं, इसका नोट बना लो। तो ये है नेक्स्ट पोर्शन, इसमें हम लोग और दो डिजीज, हेलमेट डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं। एक है पिनवॉर्म, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का नाम लिख दिया है, डिजीज का नाम लिखना चाहिए था। जो डिजीज का नाम होगा वो होगा एंटेरोबियासिस या ऑक्सियोरियासिस, ये है डिजीज का नाम। हाँ, दिस इज द नेम ऑफ द डिजीज। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का नाम ये है, जिसको हम लोग पिनवॉर्म भी बुलाते हैं। एंडोपेरासाइट दैट रिसाइड्स इन द ह्यूमन सीकम, स्मॉल इंटेस्टाइन, कोलन, स्मॉल इंटेस्टाइन और बार्बिफॉर्म अपेंडिक्स, रेमनेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये सब डाइजेशन चैप्टर में डिस्कस होना चाहिए। मोर कॉमन इन चिल्ड्रन व्हिच कॉजेस इंटेंस एनाल ईचिंग, ये एनाल ईचिंग है, एंड नहीं है, ANAL, एनाल ईचिंग, ठीक है। तो एनाल ईचिंग कॉज करता है जो बचपन में हम लोगों ने कभी ना कभी फील किया ही होगा, ठीक है ना। इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन इन कोलन, पेट दर्द, एपेंडिसाइटिस पेट दर्द, नोजिया, नोजिया माने वोमिटिंग का फीलिंग, डायरिया, ठीक है, ये सब कॉज करेगा ये जो ऑर्गेनिज्म है ये, ठीक है। ट्राइकिनोसिस caused by this bacteria, it lives in the intestine of human, small large दोनों में रह सकता है। ये भी एक ऐसा इंटेस्टाइन है, ये भी एक ऐसा पैरासाइट है जो हमारे बॉडी में प्रॉपरली, अगर हम लोगों ने पोर्क, पिग का जो मसल है उसको अगर प्रॉपरली कुक नहीं करके खाया तो उससे हम लोग को टीनियासिस भी हो सकता है, उससे हम लोग को ट्राइकिनोसिस भी हो सकता है, ठीक है। ये दोनों ही जो ऑर्गेनिज्म है, टीनियासिस मतलब टीनिया सोलियम एज वेल एज ये जो ट्राइकिनोसिस कॉज करता है, ट्राइकिनेला स्पाइरेलिस, ये दोनों ही डाइजेनेटिक एंडोपेरासाइट है, जिसका एक होस्ट ह्यूमन है, एक होस्ट पिग है। तो पिग को अगर प्रॉपरली कुक नहीं करके खाएंगे, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एंट्रेंसेस में पूछता है एंड जनरली स्टूडेंट टीनिया सोलियम मार्क करके आता है, लेकिन एक ऑप्शन वहां पे इसका भी हो सकता है, ट्राइकिनेला स्पाइरेलिस। अगर ये हुआ और टीनिया सोलियम दोनों हुआ तो बोथ होगा, बोथ ANB, बोथ ANC लाइक दैट। या फिर अगर वो है भी नहीं, टीनियासिस है भी नहीं, अगर ये है तो इसको तुम लोग टिक करके आना पड़ेगा, क्योंकि ये भी अगर पोर्क को प्रॉपरली कुक नहीं करके खाया जाए तो ये डिजीज भी हो सकता है। मोस्ट कॉमनली ऑकरिंग लेकिन है टीनियासिस अनकुक्ड, मतलब प्रॉपरली नॉट कुक्ड पोर्क खाने से टीनियासिस सबसे ज्यादा होता है, लेकिन ये भी होता है, ये रेयरली होता है लेकिन ये भी होता है, ठीक है। तो ये है तुम लोगों का लास्ट डिजीज ऑफ which is caused by helminth, and इसमें हम लोग देख सकते हैं डिजीज का नाम है ड्रैकानकुलियासिस caused by ड्रैकानकुलस मेडिनेंसिस which is also called as guinea worm, ठीक है। ये वर्म हमारी बॉडी में कहाँ रहता है? स्किन के ठीक नीचे रहता है। दैट मीन्स हमारे स्किन के नीचे का लेयर क्या है? कनेक्टिव टिश्यू का लेयर, एरियोलर टिश्यू रहता है। उस एरियोलर टिश्यू, सबक्यूटेनियस टिश्यू, सबक्यूटेनियस माने क्यूटेनियस के नीचे, क्यूटेनियस माने स्किन, स्किन के नीचे का जो टिश्यू है, दैट मीन्स यहाँ पे एरियोलर टिश्यू के बारे में बात हो रहा है, ऑफ मैन, वहां पे रहता है। The parasite produces some toxic secretion which causes blister in the skin of man. एक लाइन में
घमोरिया हो जाए, घमोरिया टाइप का ब्लिस्टर्स वो होता है एक लाइन में घमोरिया टाइप का, या जो गर्म लगने से, गर्म कोई चीज़ लगने से हम लोग बंगाली में ठूसा बोलते हैं, ठीक है, वो ठूसा जो उठता है जहाँ पे थोड़ा सा पानी जमा हो जाता है कहीं पे भी गर्म लगने से, देखा होगा, उस तरीके का एक लाइन में इस तरीके का आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड ब्लिस्टर्स, ठीक है। तो ब्लिस्टर्स इन द स्किन ऑफ मैन ये होता है जब ये ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर होता है। ये ऑर्गेनिज्म डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट है जिसका प्राइमरी होस्ट हम लोग है, सेकेंडरी होस्ट ये इंटरमीडिएट होस्ट है एक क्रास्टाशियन। क्रास्टाशियन इज अ व्हाट, इट इज एन आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोड का एक क्लास ही है जिसका नाम है क्रास्टाशिया। तो उस क्लास में एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है साइक्लोप्स। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास क्रास्टाशिया, क्लास क्रास्टाशिया के अंदर का एक ऑर्गेनिज्म जिसका जो है साइक्लोप्स, वो साइक्लोप होता है इसका इंटरमीडिएट होस्ट जो पानी में पाया जाता है। दिस साइक्लोप्स लिव्स इन फ्रेश वाटर कंडीशन, ठीक है। तो ये है सेकेंडरी होस्ट और हम लोग है प्राइमरी होस्ट, ठीक है। तो हमारे बॉडी में रहने से स्किन में ब्लिस्टर्स आएगा, इतना याद रखो काफी है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पोर्शन जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द डिजीजेस व्हिच आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। एंड उसमें हम लोग को दो डिजीजेस के बारे में डिस्कस करना है, एक है मलेरिया और एक है एंटामोeba हिस्टोलाइटिका जो कॉज करता है एमीबिक डिसेंट्री, ठीक है। तो वो हम लोग को अभी डिस्कस करना है। मलेरिया आई एम नॉट स्टार्टिंग टुडे, आई विल ओनली टॉक अबाउट एंटामोeba हिस्टोलाइटिका। मलेरिया वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। उसी के साथ डिजीज पोर्शन खत्म हो जाएगा, देन वी विल मूव टू इम्यूनिटी पोर्शन, ओके। इसका नोट बना लो, ठीक है। तो ये है द नेक्स्ट पार्ट दैट वी आर डिस्कसिंग फॉर टुडे। एंड यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं द फिफ्थ फैक्टर जो हम लोगों के बॉडी में डिजीज कॉज करता है ह्यूमन के बॉडी में, ठीक है। डिजीजेस कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ जो है उसको हम लोग एनिमल किंगडम का पहला क्लास मानते हैं, स्पॉन्जेस से भी पहला क्लास। लेकिन एचएस के लेवल में जो एनिमल किंगडम है उसमें हम लोग को फाइलम 1 पोरीफेरा को मान के चलना है। लेकिन हम लोग जब हायर स्टडीज में पढ़ते हैं तो फाइलम 1 एनिमल किंगडम का हम लोग प्रोटोजोआ को मानते हैं। फाइलम नंबर 2 जो है वहाँ वो आता है स्पॉन्जेस, ठीक है। अच्छा, जो भी हो, प्रोटोजोआ जो है इसमें एमीबा लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। तो एमीबा के बारे में तुम लोगों ने डिटेलिंग में अच्छे से पढ़ा ही होगा। एमीबियासिस is the name of the disease. It is caused by a protozoan जिसका नाम है एंटामोeba हिस्टोलाइटिका, ठीक है। ये जो डिजीज है एमीबियासिस, इसमें मेनली क्या होता है? इसमें मेनली ये होता है कि हमारा जो स्टूल है, पोटी है, पोटी के साथ ब्लड भी बाहर आता है। सो दिस डिजीज वाज फर्स्ट या फिर दिस ऑर्गेनिज्म डिजीज नहीं, दिस ऑर्गेनिज्म वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय दिस पर्सन जिसका नाम है लैम्बल इन द ईयर 1859। लेकिन ये ऑर्गेनिज्म जो हमारा बॉडी में आके डैमेज करता है, इस ऑर्गेनिज्म का पैथोजेनिसिटी, दैट मींस इसका पैथोजेन लाइक नेचर, उसको डिस्कवर किया इस इंसान ने, लॉश, इन द ईयर 1875, माने ऑर्गेनिज्म डिस्कस होने के कुछ साल बाद। ये ऑर्गेनिज्म मोनोजेनेटिक है और ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स को ही इन्फेक्ट करता है। इस ऑर्गेनिज्म का जो ट्रांसमिशन है वो ह्यूमन बींग का खुले में पोटी करने से रिलेटेड है। इसलिए ये डिजीज इंडिया में बहुत ज्यादा है क्योंकि इंडिया में पुअर सैनिटेशन का प्रॉब्लम है, जिसके वजह से लोग अभी भी ओपन में पोटी करता है। और ओपन में पोटी करने से हाउस फ्लाई विल एक्ट एज ए कैरियर, पोटी में जाके बैठेगा, पोटी से इसको उठाएगा, उठा के ले आके हमारे फूड में छोड़ देगा, फूड खा लेंगे तो ये हम लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। लाइफ साइकिल अभी पढ़ेंगे, उस लाइफ साइकिल में मैं तुम लोग को समझा दूंगा कि कैसे पोटी के साथ क्या कनेक्शन है। इन्फेक्शन ऑकर्स बाय इंजेस्टिंग सिस्ट्स विथ फूड एंड ड्रिंक्स। वो जो पोटी से हाउस फ्लाई ने लाके हमारे एप्पल में छोड़ दिया, एप्पल हम लोगों ने खा लिया, ये हमारे बॉडी में चला जाएगा, जाके इन्फेक्शन कर देगा। कंटामिनेटेड वाटर, बोले कहीं से पानी उठा के पी लिया, हमारे बॉडी में जाके डिजीज कॉज कर देगा। क्या डिजीज कॉज करता है? इट इंज्यूर्स द इंटेस्टिनल लाइनिंग, इंटेस्टाइन का अंदर का जो सेल्स है उनको डैमेज करता है। एंड फीड्स ऑन इरिथ्रोसाइट्स एंड सेल डेब्रिस। इंटेस्टाइन के अंदर के वॉल को डैमेज करेगा तो वहां से ब्लड का लीकिंग होगा, ब्लड का लीकिंग जो होगा उससे आरबीसी खा लेगा, रिमेनिंग ब्लड हमारा स्टूल के साथ निकलना शुरू हो जाएगा। माने मेनली हमारे इंटेस्टाइन के अंदर घाव कॉज करेगा, लेजन्स कॉज करेगा, अल्सर्स कॉज करेगा, ठीक है। दैट मींस हम लोग घाव बोलते हैं, घाव कॉज कर देगा इंटेस्टाइन के अंदर। उस घाव से ब्लड निकलेगा, उस ब्लड से आरबीसी ये खाएगा, लेकिन कुछ कुछ ब्लड हमारा स्टूल के थ्रू भी निकलना शुरू हो जाएगा। सेल डेब्रिस, जिस जगह में घाव किया वहां का सेल मरने लगेगा, उस सेल को खा लेगा। द एडल्ट फॉर्म्स अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जिसका नाम है साइटोलाइसिन। और ये जो साइटोलाइसिन है वही हमारे इंटेस्टाइन के अंदर के सेल को डैमेज करता है। डैमेज करने की वजह से सेल मर जाएगा, वो मरा हुआ सेल ये खा लेगा, एज वेल एज जिस जगह पे सेल मरेगा वहां से ब्लीडिंग होगा, ब्लीडिंग से आरबीसी खा लेगा, रिमेनिंग ब्लड स्टूल के थ्रू निकलना शुरू हो जाएगा।
दिस फॉर्म्स ब्लीडिंग अल्सर्स, अल्सर के थ्रू ब्लीडिंग हो रहा है, घाव के थ्रू ब्लीडिंग, दैट रिजल्ट्स इन द पासिंग आउट ऑफ ब्लड अलोंगसाइड द स्टूल। इसी को हम लोग बुलाते हैं क्या, इसी कंडीशन को हम लोग बुलाते हैं एमीबिक डिसेंट्री, एमीबिक डिसेंट्री, ठीक है ना, जिसमें स्टूल के साथ ब्लड भी निकलता है। अब हम लोग मूव करेंगे इसके लाइफ साइकिल में। लाइफ साइकिल जो मैंने तुम लोगों को एनिमल किंगडम में एकदम लिख लिख के कराया था वो मलेरिया में कराऊंगा। यहाँ पे लाइफ साइकिल में ऑरेली बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा और जो नोट्स है वो नोट्स में तुम लोगों को अटैचमेंट में दे दूंगा। इसलिए अब से मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ उसको एकदम ध्यान से सुनना क्योंकि ये पोर्शन का जो डिस्कशन है ये मैं डायग्रामेटिक करने वाला हूँ। इसमें मैं लिख लिख के नहीं समझाऊंगा, डायग्राम से मैं समझा दूंगा। नोट्स तुम लोगों को अटैचमेंट में मैं दे देने वाला हूँ, ठीक है, तो इसका नोट बना लो। एज हम लोगों को यहाँ पे एक लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करना है एंड वी नो दैट लाइफ साइकिल एक साइकिल के जैसा है जो घूम फिर के आके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच जाएगा। हम लोगों ने काफी सारा लाइफ साइकिल क्लासरूम में डिस्कस किया है, तो उसमें वी नो दैट एक लाइफ साइकिल का डिस्कशन कैसे होता है। तो कहीं से हम लोग को स्टार्ट करना है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कौन से पॉइंट से, इस पॉइंट से कि जो पोटी है, मैं जो अभी बोला कि इसका जो ट्रांसमिशन है वो खुले में पोटी करने से रिलेटेड है। तो पकड़ लो किसी इंसान ने खुले में पोटी कर दिया तो उस पोटी में इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, ठीक है ना, ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इस ऑर्गेनिज्म का एक कोई ना कोई फॉर्म तो उसमें प्रेजेंट रहेगा। तो लेट्स कंसीडर जो फॉर्म पोटी में प्रेजेंट है उस फॉर्म का नाम क्या है, वो है क्वाड्रीन्यूक्लियेट सिस्ट। और ये कोई एजम्पशन नहीं है, ये रियल फैक्ट है कि एक इंसान जो एमीबियासिस से इन्फेक्टेड है, ठीक है, जिसके बॉडी के अंदर एंटामोeba हिस्टोलाइटिका प्रेजेंट है, उस एंटामोeba हिस्टोलाइटिका का लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए वो पोटी के साथ निकल के आएगा एक ह्यूमन का, और फिर उस पोटी से दूसरे हेल्दी ह्यूमन में वो ट्रांसफर किया जाएगा। कैरियर होगा कौन, कैरियर होगा हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, ये सब है ना। तो यहाँ पे पोटी में जो इसका फॉर्म जो प्रेजेंट है, ठीक है ना, दैट इज एमीबियासिस एंटामोeba हिस्टोलाइटिका का जो फॉर्म प्रेजेंट होता है इन द बॉडी ऑफ अ ह्यूमन, दैट इज क्वाड्रीन्यूक्लियेट सिस्ट। एंड हाउ डज क्वाड्रीन्यूक्लियेट सिस्ट लुक्स, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, जिसमें ये वाला पोर्शन में प्रेजेंट है क्लियर साइटोप्लाज्म, ठीक है, इस वाले पोर्शन में प्रेजेंट है क्लियर साइटोप्लाज्म जिसको हम लोग एंडोप्लाज्म भी बोलते हैं, ठीक है। इस साइटोप्लाज्म को सराउंड किया है एक सिस्ट का कवरिंग ने। अंदर में प्रेजेंट है 4 न्यूक्लियस, इसलिए क्वाड्रीन्यूक्लियेट। अंदर प्रेजेंट है 2 क्रोमेटिड बॉडीज। ये जो 2 क्रोमेटिड बॉडीज है, ये जाना जाता है या इनका फंक्शन क्या है अगर पूछो तो इनका फंक्शन ये है कि दे फॉर्म सम इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करता है। ये इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स इस एनिमल को या इस सिस्ट को जरूरत पड़ता है अपने आप को अलाइव रखने में। प्लस इसके साथ साथ अगर मैं कुछ और भी ड्रॉ करने जाऊं इसके अंदर, तो इसके अंदर हम लोग को कुछ इस तरीके का ब्लू कलर का भी इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा। ये जो ब्लू कलर का मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है ये क्या है, ये है वेक्यूल्स। और इन वेक्यूल्स के अंदर क्या रहता है, ग्लाइकोजेन रहता है, जो है इस ऑर्गेनिज्म का स्टोर्ड फूड। कि पोटी में इसको कब तक पड़े रहना है इसको तो पता नहीं है, तो पोटी में जब तक ये रहेगा तब तक तो इसका एक मेटाबॉलिज्म है, इसका एक खुद का खाना है, मेंटेनेंस है, वो कैसे चलेगा, ठीक है। उसके लिए क्रोमेटिड बॉडीज कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स फॉर्म करता है, प्लस इन्होंने अपने अंदर कुछ इस तरीके का वैक्यूल्स रखा है जिसके अंदर ग्लाइकोजेन भी स्टोर्ड रहता है। सो ये है क्वाड्रीन्यूक्लियेट सिस्ट जो पोटी में प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ये क्वाड्रीन्यूक्लियेट सिस्ट जो है इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, ट्रांसफर्ड बाय कौन, ट्रांसफर्ड बाय मान लेते हैं हाउस फ्लाई, ठीक है। तो ट्रांसफर्ड बाय हाउस फ्लाई मैंने कहा ट्रांसफर्ड किया, कंटामिनेटेड फूड डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, हाँ, क्योंकि मैं ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिखना चाहता हूँ। किसी हमारे फूड पार्टिकल में दे दिया, वो फूड पार्टिकल क्या हो गया, इंजेस्टेड बाय कौन, ह्यूमन, ह्यूमन ने खा लिया तो ह्यूमन के बॉडी के अंदर चला गया। इस ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक सिस्ट का कवरिंग है, वो सिस्ट का कवरिंग क्या करेगा, हमारे स्टोमक के HCl से बचाएगा और सेफली ट्रांसफर कर देगा इस ऑर्गेनिज्म को, कहा, माउथ, ओसोफेगस, स्टोमक से सेफली पास होके स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब जाएगा, हमको पता है सिस्ट का कवरिंग ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ रहता है, तो जब ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम भी है एमाइलेज, एंड प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम भी है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ब्ला 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 ब्ला। तो ये दोनों एंजाइम क्या करेगा, सिस्ट का कवरिंग के ऊपर एक्ट करेगा, जिसके वजह से होने वाला है क्या, एक्सिस्टेशन,
एक्सिस्टेशन का मतलब हुआ कि ये जो सिस्ट का कवरिंग है वो हटेगा। अब मैं ऐसे करके ड्रॉ कर सकता हूँ, ये है वो सिस्ट का कवरिंग, ठीक है। तो ये सिस्ट कवरिंग जो है, ये सिस्ट का कवरिंग यहाँ से हजम कर लिया गया, जिसके वजह से अंदर में जो एक एमीबा जैसा स्ट्रक्चर है वो यहाँ से स्क्वीज होके ऐसे करके निकलना शुरू कर दिया। वो स्ट्रक्चर स्क्वीज होके निकल रहा है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर स्क्वीज होके निकल रहा है, इसमें क्या प्रेजेंट है, इस तरीके का 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट, और बाकी जो है वो तो है ही, उसको मैं वापस से ड्रॉ नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये सिस्ट कवरिंग एक्सिस्टेशन हुआ, सिस्ट कवरिंग को डाइजेस्ट किया गया, ये अंदर से बाहर निकला, ये और ये स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जब बाहर निकलता है, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर को बाहर निकलने के बाद ये स्ट्रक्चर क्या करता है, ये स्ट्रक्चर करता है बाइनरी फिजन। और जैसे ये स्ट्रक्चर बाइनरी फिजन करेगा, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर में 4 न्यूक्लियस था, जैसे ये स्ट्रक्चर बाइनरी फिजन करेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, कितना न्यूक्लियस आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 न्यूक्लियस आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये जो 8 न्यूक्लियस आएगा, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, ये जो साइटोप्लाज्मिक पार्ट है, ये साइटोप्लाज्मिक पार्ट एक एक न्यूक्लियस को लेके अलग अलग हो जाएगा। दैट मीन्स थोड़ा थोड़ा सा एंडोप्लाज्म, ये तो साइटोप्लाज्मिक पार्ट है, सेल ऑर्गेनेल्स अंदर होगा, तो थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म, कुछ कुछ सेल ऑर्गेनेल एंड एक न्यूक्लियस को लेके इसका इस तरीके से हम लोग देखेंगे डिवीजन होने वाला है, इस तरीके से डिवीजन होने वाला है। एंड इस तरीके का 8 इस तरीके का 5 6 7 8 इस तरीके का स्ट्रक्चर्स बनेगा, 8 इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। ये जो स्ट्रक्चर्स बना है, इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बुलाते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग बुलाते हैं एमीबुली, ठीक है, ठीक है। समझ में आया ना क्या हुआ, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्सिस्टेशन हुआ, यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्सिस्टेशन इन एसआई स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। उसके बाद ये अंदर का जो एंडोप्लाज्म है वो 4 न्यूक्लियस वाला वो निकल गया, निकल के बाइनरी फिजन किया, बाइनरी फिजन करते उसका 4 न्यूक्लियस 8 बन गया। फिर कोई एक न्यूक्लियस थोड़ा सा साइटोप्लाज्म सेल ऑर्गेनेल्स लेके अलग अलग हो गया, इंडिविजुअल एंटाइटी में कन्वर्ट हो गया, दैट इज एमीबुली। अब ये जो एमीबुली है, ये एमीबुली क्या करेगा, ये एमीबुली फीड्स ऑन दी न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ये फीड्स ऑन द न्यूट्रिएंट्स ऑफ एसआई। हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हम लोग जो खाना खा रहे हैं वो खाना को ये एमीबुली खाना शुरू कर देगा, हमारे इंटेस्टाइन में रहेगी। वो खाना खाने की वजह से ये एमीबुली क्या करेगा, ग्रो करेगा, और ग्रोथ करके एक एक एमीबुली कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अ स्ट्रक्चर व्हिच लुक समथिंग लाइक दिस। इस तरीके का एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके अंदर एक न्यूक्लियस है, ठीक है ना, एक न्यूक्लियस है, उसके बाद ठीक है फूड वैक्यूल है, क्रोमेटिड बॉडीज है, ये सब है। तो ये जो मैंने ड्रॉ किया इसको मैं बुला सकता हूँ क्या, ये है फूड वैक्यूल, ठीक है। ये जो है ये एन लिख देता हूँ, न्यूक्लियस, ये है सीडी क्रोमेटिड बॉडीज, और भी अंदर में कुछ कुछ सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रह सकता है। ये जो स्ट्रक्चर बना है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बुलाते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बुलाते हैं ट्रोफोजोइट। इस स्ट्रक्चर को ट्रोफोजोइट बुलाते हैं, ठीक है। अभी आएगा मेन पोर्शन, ठीक है, ध्यान देना। ये ट्रोफोजोइट जो है, ये ट्रोफोजोइट सून क्या करेगा, वही हमारा जो फीडिंग चल रहा है हमारे न्यूट्रिएंट्स के ऊपर, वो फीडिंग ये चालू रखेगा, और चालू रख के ये थोड़ा देर बाद करेगा बाइनरी फिजन, डीएफ लिख रहा हूँ, बाइनरी फिजन, ठीक है। मतलब ये अपने आप को 2 में डिवाइड करेगा, ठीक है। जैसे ये बाइनरी फिजन करेगा, दो बनेगा, बाइनरी फिजन से आपको पता है 2 बनता है, ठीक है। एक जिसका नाम होगा क्या, एक का नाम होगा माइन्यूटा, और एक का नाम होगा क्या, मैग्ना, ठीक है। एक का नाम होगा माइन्यूटा, एक का नाम होगा मैग्ना, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मैग्ना है, ये मैग्ना होगा क्या, ये मैग्ना होगा हार्मफुल फॉर्म, और ये माइन्यूटा जो होगा, ये माइन्यूटा होगा पैथोजेनिक फॉर्म, या इसको मतलब ये है हार्मफुल फॉर्म, और इसको हम लोग नॉन पैथोजेनिक फॉर्म भी बुला सकते हैं, जबकि ये पैथोजेनिक फॉर्म है बट ये नॉन हार्मफुल है, ठीक है, ये नॉन हार्मफुल है। अब देखो यहाँ पे क्या केस है, देखो इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। ये जो ट्रोफोजोइट है, ये बाइनरी फ्यूजन करके 2 फॉर्म में डिवाइड हुआ। जो ये मैग्ना है, जो हार्मफुल फॉर्म है लेकिन नॉन पैथोजेनिक है, मतलब क्या, ये जो मैग्ना है, ये मैग्ना क्या होगा, ये मैग्ना
इंटेस्टाइन के अंदर रह जाएगा, और रह के जो अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने सिम्टम्स लिखा था कि क्या छोड़ेगा, साइटोलाइसिन छोड़ेगा। वो साइटोलाइसिन कौन छोड़ेगा, ये छोड़ेगा, मैग्ना छोड़ेगा साइटोलाइसिन, जिसके वजह से इंटेस्टाइन का म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज किया जाएगा, वहां से ब्लड लीक होगा, पोटी के साथ ब्लड बाहर जाएगा। और ये जो है माइन्यूटा, ये माइन्यूटा क्या करेगा, ये माइन्यूटा अपने आप को एक सिस्ट का कवरिंग देगा। जैसे ही माइन्यूटा अपने आप को एक सिस्ट का कवरिंग देगा, ठीक है, तो ये सिस्ट का कवरिंग, इसके अंदर ये हो गया माइन्यूटा, जिसमें प्रेजेंट है एक सिंगल न्यूक्लियस। तो इसको हम लोग क्या बुलाएंगे, इसको हम लोग बुलाएंगे यूनिन्यूक्लिएट सिस्ट। समझ में आ रहा है ना, ये जो माइन्यूटा है ये इंटेस्टाइन के अंदर ही अभी भी ह्यूमन का, वहां पे रह के ये अपने ऊपर एक सिस्ट का कवरिंग डेवलप किया, जिसको हम लोग यूनिन्यूक्लिएट सिस्ट बोलते हैं। ये यूनिन्यूक्लिएट सिस्ट थोड़ा ही देर में बाइनरी फिजन करेगा और बीएफ फिर से बाइनरी फिजन करेगा, जिसके वजह से ये बन जाएगा क्या, ये यूनिन्यूक्लिएट से बन जाएगा बाइन्यूक्लिएट सिस्ट। थोड़ा देर बाद फिर से बाइनरी फिजन करेगा, अपने आप को कन्वर्ट करेगा किस में, क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट। ठीक है, बोर्ड पे फोकस करो, थोड़ा सा लंबा हो रहा है, ठीक है ना। देखो क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट बन गया। अब ये क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट क्या करेगा, हमारा जो पोटी है उस पोटी के थ्रू बाहर आ जाएगा, और बाहर आने के बाद फिर से पोटी में रह के क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट पोटी में है, फिर कोई हाउस फ्लाई आया, उसको उठा के कंटामिनेटेड फूड फिर ह्यूमन के बॉडी में अंदर घुस गया, घुस के देखो क्या किया करके एक एडल्ट बना। ये है एडल्ट, ट्रोपोजोइड जो है वो है एडल्ट, ठीक है। ये जो ट्रोपोजोइड है, ये वाला, ये ट्रोपोजोइड, ये है एडल्ट, ठीक है। फिर एडल्ट हमारा खाना खाते खाते उसका एक मैच्योरिटी टाइम आ जाएगा, जब वो बाइनरी फिजन करेगा, करके फिर से दो फॉर्म करेगा। एक हमारे इंटेस्टाइन में रह के साइटोलाइसिन छोड़ेगा, जिसके वजह से इंटेस्टाइन का वॉल डैमेज होगा, हमारे में होगा एमीबिक डिसेंट्री, एंड दूसरा फॉर्म हमारे बॉडी से पहले बनेगा यूनिन्यूक्लिएट सिस्ट, फिर बाई, फिर क्वाड्री बन के पोटी के साथ निकल लेगा, निकल के पोटी में रहेगा, और फिर पोटी से जब हाउस फ्लाई उसको ट्रांसफर करेगा तो किसी हेल्दी ह्यूमन के अंदर जाएगा, जाके फिर से प्रॉब्लम कॉज कर देगा। सेम लाइफ साइकिल। तो देखो लाइफ साइकिल क्या है, मोनोजेनेटिक, एक ही ह्यूमन है, ह्यूमन से ह्यूमन में ट्रांसफर हो रहा है। और कैसे हो रहा है, पोटी ओपन में होने से हो रहा है, पोटी से कोई हाउस फ्लाई ले जाके फूड में छोड़ रहा है, तब किसी और को हो रहा है। अगर हम लोग पोटी क्या करें, पोटी घर में ही करना शुरू करें, तो वो पोटी सीधा क्या हो जाएगा, पोटी के टैंक में चला जाएगा, तो वहां से तो हाउस फ्लाई ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा। तो ये डिजीज को, टीनियासिस को, जो भी डिजीजेस पोटी से रिलेटेड है, उसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं अगर हम लोग पोटी कोई सेफ प्लेसेस में, टॉयलेट घर में, पोटी घर में अगर करना शुरू करें, अगर ओपन डिफिकेशन नहीं करें, तो बहुत सारे डिजीजेस को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो डायग्रामेटिकली मैंने ये समझा दिया है तुम लोग को, तुम लोग ये पॉज करना और इसको इसके साथ जोड़ देना, ठीक है। ये जो मैंने ऐसे किया उसको तुम लोग सीधा ऐसे लेके जाना, जगह इसमें जोड़ देना, तो एक साइकिल जैसा बन जाएगा। और इसका जो नोट है वो नोट में अटैचमेंट में छोड़ दूंगा, ठीक है। तो वहां से देख के तुम लोग नोट भी लिख सकते हो, पहले नोट लिख लेना, उसके बाद ये डायग्राम्स कर लेना। तो यहाँ पे तुम लोग का काफी सारा डिजीजेस खत्म हो गया, सिर्फ एक बचा है, वो है मलेरिया। मलेरिया का काफी ब्रॉड डिस्कशन है, शायद 2 लेक्चर मुझे लगेगा मलेरिया में। तो दिस मलेरिया का जो पोर्शन है ये मैं नेक्स्ट क्लास में करता हूँ, ठीक है। इसका आराम से तुम लोग नोट बना लो, पढ़ लो, और देखते हैं कहाँ तक हम लोग सिलेबस इस बार खत्म कर सकते हैं। बाय बाय।